Good morning students. अमरेंद्र कुमार, साइंस टीचर, हलवासिया विद्या विभाग. Today study chapter 3 atoms and molecules. Atoms and molecules. अब आप ये देखें कि इस चैप्टर के अंदर जो आपको चैप्टर 3 में जो आपने पढ़ा है, पहले क्या पढ़ा? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, एंड दीज लॉज आर एक्सप्लेन्ड बाय Dalton's atomic theory. According to Dalton, all matters made up of a very tiny particles. Such tiny particles are called atoms. ये आपको डेफिनेशन भी आप दे सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, जॉन डाल्टन के अकॉर्डिंग. फर्दर आफ्टर डाल्टन्स हमने कुछ उसके ड्रॉबैक्स भी बताए. अब आया व्हाट इज एटम, व्हाट इज एन एटम. अब इसको समझने के लिए और सिंपल सी बात कि हमारा घर बनता है, घर के अंदर हम जिस पार्टिकल से यानी स्टार्ट करते हैं, किस चीज से बनाते हैं? आप लाते हो ब्रिक्स को, और यही ब्रिक्स को जोड़ करके क्या बन जाता है? रूम बन जाता है, कंप्लीट बिल्डिंग बन जाता है. यानी ये ब्रिक्स हमारे क्या हो गया? दैट इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स. सिमिलरली all matters made up of smallest particles, and that smallest particles, that is the building blocks of all matters, that is known as atom. इसको हम क्या नाम देंगे? एटम. क्लियर? एटम फर्दर हम कैसे डिफाइन करेंगे, ये आगे भी हमें एटम को डिफाइन करना होगा. ये हमारे डाल्टन के अकॉर्डिंग है. आगे आप डिफाइन कर सकते हैं एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स विच कैन नॉट which generally cannot exist in a free state but takes part in a chemical reactions. Takes part in a chemical reactions. Clear? ये आपको एटम को बता सकते. अब आता है हाउ बिग आर एटम्स. एटम कितना बड़ा है? तो एटम आपको ये हमें इसको हमने क्या कहा? इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ए ऑल मैटर्स. चाहे वो मैटर आपका एलिमेंट हो, कंपाउंड हो, मिक्सचर, सभी के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स हमारा क्या चीज है? ये एटम है. एटम इज वेरी वेरी स्मॉल, नॉट सीन विद द नेक्ड आई, ओनली इमेजिनेशन. इट्स साइज इज वेरी वेरी स्मॉल and seen with a high power microscopes, and the size of an atom is smaller and smaller. Its size measured by the unit nanometer, nm. इससे हम करते हैं nm. 1 nanometer equal to 10 to the power minus 9 meter. This is the smaller unit. And
atomic radius that refers to the atomic size, वो आपको उसके एटॉमिक साइज को बताता है। एटम में जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है एटम, आपको हाइड्रोजन एटम इज द स्मॉलेस्ट and its size is 10 to the power minus 10 to the power minus 10 मीटर 1 एंगस्ट्रॉम। ये अप्रोक्सीमेटली इसके मोलेकुल्स के साइज है। वैसे हम और भी अदर यूनिट भी यूज करते हैं, से आपका पिकोमीटर। पिकोमीटर होता है 10 to the power minus 12। पिकोमीटर ये आपका क्या हो जाएगा, ये दैट इज 10 to the power minus 12 मीटर। And the size of the atom is, hydrogen atom is 37 picometer. It means atom is smallest, cannot seen with a naked eye, and it is its size स्मॉलर साइज। अब ये साइंटिस्ट के लिए बहुत बड़ी बात आ गई, ये स्मॉलेस्ट है जिसको कि हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, जिसके बारे में हम बता नहीं सकते, केवल हमारा इमेजिनेशन है। तो इमेजिनेशन के बाद व्हाई साइंटिस्ट more worry to the atoms, ये एटम के बारे में क्यों इतना सोचते हैं, इतना स्मॉलेस्ट है। अब इसके लिए हम कहेंगे दिस इज ड्यू, दिस इज बिकॉज एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल एंड ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ एटम, एंड एटम explain characteristics of a elements or compounds, all matters. So scientists study atoms. एटम के लिए उन्होंने आपको जो जनरल हमारा हाई पावर माइक्रोस्कोप है वो भी उसको क्लियर दिखा नहीं पाता। अब इसमें और क्या है, इससे भी ज्यादा पावर के हमारे पास माइक्रोस्कोप एसटीएम कहते हैं, स्कैनिंग माइक्रोस्कोप। एसटीएम ये आपको दैट इज यूज टू फाइंड आउट द साइज ऑफ एटम। कंप्यूटर के अंदर हम उसको दिखाते हैं और वो हमें क्या अपीयर होता है, जस्ट लाइक ए स्फीयर, जस्ट लाइक ए स्फीयर। यही हम ऑब्जर्व कर पाते हैं इन्हें माइक्रोस्कोप, हाई पावर माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी जो आपको मैग्नीफाइंग के लिए स्कैनिंग एसटीएम है, ट्यूबिंग माइक्रोस्कोप है, दैट इज यूज टू ऑब्जर्व द एटम्स। एलिमेंट्स के उसके जो लेयर्स हैं उस लेयर पर एटम को देखते हैं तो एटम हमारा अपीयर होता है इस तरह का स्फेरिकल अपीयर होता है। आफ्टर दिस साइंटिस्ट ऑल्सो ऑब्जर्व सिंबल्स। अब देखिए यहाँ सिंबल वर्ड है, ये सिंबल हर एक जगह पर हर एक चीज में आपको ये सिंबल्स आएंगे और ये इंडिकेट कर देता है, दूर से ही आप ये इंडिकेट कर लेते हो कि ये क्या है। जैसे आपको एग्जांपल बताऊं, बच्चे जनरली क्रिकेट मैच देखते हैं। अब क्रिकेट मैच के अंदर क्या है कि अगर वो तिरंगा फहरा रहा हो, इट मीन्स वहां पर इंडियन है, वो इंडिया के बारे में। पाकिस्तान का है उसका अलग आएगा। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया का है
उसका अलग दिखेगा, यानी उसके जो सिंबल्स हैं उन सिंबल्स से ही हम एक्सप्लेन कर पाते हैं। ये ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पर इंडियन बैठे हुए हैं, यहाँ पाकिस्तानी बैठा हुआ है, यहाँ पर आपको अदर बैठे हैं। और भी आप देखिए, और भी सिंपल सा अब स्कूल्स हैं, हर एक स्कूल का अपना अपना सिंबल्स है, और वो सिंबल्स आपको ये इंडिकेट कर देता है कि किस स्कूल का है। आपका जो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म के ऊपर भी सिंबल्स अगर लगा हुआ है तो दूर से ही आपको बता देगा आप किस स्कूल के लिए, किस इंस्टीट्यूट के, किस विद्यालय के आप स्टूडेंट, यानी उसके लिए कहने की जरूरत नहीं। तो ये चीजें हमारा, ये जो अभी हम यूज करते हैं इसको, सिंबल्स को, यह चीज साइंटिस्ट ने भी किया और उन्होंने ये देखा जो एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और उनके जो एटम्स हैं, इनको कैसे स्टडी किया जाएगा। तो फर्स्ट साइंटिस्ट हैं डाल्टन, जॉन डाल्टन ने आपको सिंबल्स का कॉन्सेप्ट लिया था और उन्होंने इसको सिंबल को, सिंबल ऑफ द एलिमेंट्स को इसके स्पेसिफिक सेंस में इस एलिमेंट सिंबल्स को बताया। क्लियर? लेकिन डाल्टन ने जो सिंबल्स दिए वो क्या थे, आपको जस्ट उन्होंने बना दिया ये स्फीयर बनाकर, अरे स्मॉल सा डॉट दे दिया, कर दिया कि क्या है, ये हो गया आपको हाइड्रोजन, स्मॉलेस्ट बना दिया। इसी तरह से स्पेसिफिक सेंस में कार्बन को बताना था, बनाकर अब इसको ब्लैक कर दिया, ये क्या हो गया, ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर दिया। बट इज difficult task, and that causes scientists further explain, and जो नेक्स्ट साइंटिस्ट हमारे हैं डाल्टन ने सिंबल्स को यूज किया एलिमेंट्स के लिए और उसको रिप्रेजेंट करने, लेकिन ये रिप्रेजेंट करना दैट इज डिफिकल्ट। तो ये क्या हो गया आपका लिमिटेशन ऑफ ए सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स, एटम ऑफ द एलिमेंट्स। फर्दर उन्होंने क्या किया, फर्दर दिया है बर्जीलियस ने इस सिंबल्स के बारे में। और बर्जीलियस ने क्या यूज किया, उन्होंने कहा कि जो फर्स्ट लेटर है एंड द फर्स्ट एंड अनदर लेटर ऑफ ए इंग्लिश में किसी भी नेम का जो फर्स्ट लेटर है उसको सिंबल्स बना दिया, या फर्स्ट और सेकेंड लेटर को लिया, यानी फर्स्ट और अदर लेटर्स को लिए, एंड देन गिव्स द सिंबल्स ऑफ ए एलिमेंट्स, सिंबल्स ऑफ ए एटम ऑफ द एलिमेंट्स। दैट टाइम्स some elements whose name is obtained from the place where discovered, जहां वो मिले उससे उनका नाम दिया गया। जैसे आपको कॉपर है, कॉपर को साइप्रस और क्यूप्रस, साइप्रस नाम दिया। इसी तरह अदर एलिमेंट्स हैं, उनके लिए क्या दिया, उनके जो कलर्स थे उसको लेकर बताया। तो गोल्ड है, इंग्लिश में इसका जो कलर होता है वो येलो होता है और इसका नाम क्या दिया, गोल्ड। फर्दर साइंटिस्ट, मॉडर्न साइंस, ये सारे हमारे प्रीवियस हैं। मॉडर्न साइंस में आपको सिंबल्स के लिए जो इंटरनेशनल लेवल पर जो बड़े ग्रुप्स हैं उन्होंने इसको डिसाइड किया। ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट दैट डिसाइड्स द सिंबल्स ऑफ एन एलिमेंट्स, एटम ऑफ द एलिमेंट्स। अब इसमें कौन से आए, उनका उसको कहते हैं IUPAC। क्या कहेंगे,
IUPAC। अब ये I का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल। और U का क्या मतलब होता है? यूनियन। P प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या कहेंगे? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री। क्लियर? अब ये जो हमारे ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट हैं, gives the some rules for the symbol of the elements, symbol of the atom of the element, elements को के लिए सिंबल्स उन्होंने दिया। फर्स्ट रूल क्या लिया? फर्स्ट में उन्होंने क्या कहा कि जो फर्स्ट लेटर ऑफ ए इंग्लिश में, अब फर्स्ट लेटर जैसे आपको हाइड्रोजन का फर्स्ट लेटर क्या होता है? H। मैंने क्या दिया? सिंबल H। इसके लिए हाइड्रोजन के लिए। ऑक्सीजन के लिए क्या कहा? ऑक्सीजन का फर्स्ट लेटर O है, इसको क्या लिया? O। सेकेंड रूल, जो इंग्लिश नेम्स के फर्स्ट और सेकेंड लेटर को ले। अब इसमें जो फर्स्ट लेटर होता है उसको हम कैपिटल में लिखते हैं और अपर केस में लिखते हैं, और जो सेकेंड लेटर है वो हमारा स्मॉल लेटर होता है और उसको लोअर केस में लिखते हैं। देखो इसको अपर केस और लोअर केस वर्ड हमने यूज किया आपके लिए। अब जनरली देखोगे कि हम जब स्टार्टिंग में अपना लिखना शुरू करते हैं तो इंग्लिश के लिए हमारे पास ये 4 लाइन वाली होती है। अब इस 4 लाइन वाली में क्या होते हैं इसको देखिए। अब हम हाइड्रोजन को लिखेंगे तो हाइड्रोजन को यहाँ अपर केस में, ये H कैपिटल लेटर में और अपर केस में। क्लियर? और वही हमें अदर एलिमेंट का लेना हो, जैसे हीलियम का लेते हैं तो ये क्या करते हैं, जो ये है इसको स्मॉल लेटर में और HE आ गया। फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेकेंड लेटर स्मॉल लेटर इन लोअर केस एंड द कैपिटल लेटर इन अपर केस। क्लियर? थर्ड आपको आया, उन्होंने दिया कि फर्स्ट लेटर एंड द लेटर LAT, ये हम क्या लेंगे? लेटर। कौन से लेटर दैट इज यूज्ड फॉर एग्जाम्पल। आपको जिंक का होता है ZINC, जिंक। इसका फर्स्ट लेटर हमारा क्या हो गया? Z। इसको क्या लिया? Z सिंबल। और ये लेटर सेकेंड नहीं, थर्ड को लेंगे तो ये क्या आ गया आपको? सिंबल N, जिंक का ZN। इसी तरह क्लोरीन है, क्लोरीन के लिए हमारे पास है क्लोरीन। अब देखिए यहां भी फर्स्ट लेटर क्या है? C है, तो C को लेंगे जो कैपिटल लेटर में होगा, और सेकंड को नहीं लेते, थर्ड को लेते हैं, और ये थर्ड लेटर हमारा क्या आ गया? L। ये थर्ड रूल आ गया। इसके बाद उन्होंने एक और चीज ली, जो ग्रीक नेम है। ग्रीक नेम के भी जो फर्स्ट लेटर थे, फर्स्ट लेटर को और फर्स्ट सेकेंड लेटर या फर्स्ट एंड लेटर्स दैट इज यूज एज ए सिंबल्स। कॉमन एग्जाम्पल, अब देखिए सोडियम का जो ग्रीक नेम होता है नेट्रियम, और इसका है जो Na, सिंबल क्या बनते हैं? Na। तो सोडियम का कहां से आया? इसके ग्रीक नेम से, और इस ग्रीक नेम का फर्स्ट लेटर एंड सेकेंड लेटर इज यूज एज ए सिंबल। तो सोडियम का क्या हो गया? Na। फिर हमारा पोटासियम के लिए क्या आ गया? कि ये क्या नियम आता है? ठीक इसी तरह से जो आयरन है उसका फेरम F हो गया कैपिटल लेटर, और E ये हमारा क्या हो गया? स्मॉल लेटर। तो सम सिंबल्स इज टेकन फ्रॉम द ग्रीक नेम्स।
लैटिन और ग्रीक नेम्स, फर्स्ट लेटर और फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर ऑफ ए ग्रीक नेम्स दैट इज ऑल्सो यूज्ड एज ए सिंबल। क्लियर? देखिए हम इसमें फिर से आपको बता देता हूं मॉडर्न सिंबल्स। पहली बात इसको किसने बताया? IUPAC। आई से हमारा क्या होता है? इंटरनेशनल। यू से क्या आता है? यूनियन। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्लियर? अब इन्होंने क्या दिया? सम रूल्स हमारे। फर्स्ट रूल, द फर्स्ट लेटर ऑफ ए इंग्लिश नेम ऑफ द एलिमेंट्स के फर्स्ट लेटर। ये सिंबल्स किसका होगा? एटम्स के लिए। हाइड्रोजन है तो H, ऑक्सीजन है O, नाइट्रोजन है N, फास्फोरस है P। ये जो आपको आ गए ये फर्स्ट लेटर। सेकेंड क्या होता है कि फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर। फर्स्ट और सेकेंड लेटर है। अब जैसे आपको हीलियम के लिए क्या आ गया? H और E आ गया, तो फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर। नेक्स्ट हमारा आता है कि फर्स्ट लेटर एंड लेटर लेटर्स कौन से हैं? वो आपका हो गया ये जिंक है, इसका एग्जांपल हम क्या देते हैं? जिंक। स्पेलिंग क्या है? ZINC। इसका सिंबल क्या होता है? Z और N। क्या होता है? ZNN। फर्स्ट लेटर एंड थर्ड लेटर। फर्स्ट एंड थर्ड लेटर। क्लोरीन है, क्लोरीन में क्या आ गया? C और L। इसका क्या आ गया? Cl। क्लियर? इसके बाद दिया लैटिन नेम के भी आपको फर्स्ट लेटर और फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर ऑफ ए लैटिन। इसमें क्या दिया? सोडियम का क्या होता है? नेट्रियम। लैटिन में क्या बोलते हैं? नेट्रियम का N और A को लेंगे। पोटासियम है, पोटासियम के लिए क्या आ गया? K, यहाँ K को लेंगे। आयरन के लिए क्या आ गया? फेरम। इसके क्या होते हैं? Fe आ जाएगा। इन दिस वे सिंबल्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उनके सिंबल्स को हम लोग फाइंड आउट कर पाते हैं। क्लियर? अब ये नेक्स्ट हमारा आता है, इसके बाद मॉडर्न जो हमारे सिंबल्स हैं, इन सिंबल्स के बाद आता है एटॉमिक मास। देखिए एटॉमिक मास को सबसे पहली बात इसका हमने साइज क्या बताया? नैनोमीटर में साइज बताया। नैनोमीटर में साइज बताया, इसका मतलब क्या है? ये ना हमें खुली आंख से दिखाई दे सकता है ना, इसको केवल हम कंप्यूटराइज जो हमारे STM है, STM से ही इसको देख सकते हैं कंप्यूटर के। अब इस STM के अंदर इसको देख सकते हैं। अब इसको मेजर करना, इसको वेट करना, ये भी साइंटिस्ट के लिए डिफिकल्ट टास्क है। लेकिन आपको डाल्टन ने जो अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी और उसको एक्सप्लेन करने से पहले उन्होंने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस को जो एक्सप्लेन किया था, इसमें उन्होंने बहुत बड़ा काम किया और उस एप्लीकेशन को लेकर ही इजियर बनाने के लिए उन्होंने उस नेम्स को, जो मास, एटॉमिक मास हैं, इनको रिलेटिव मास करके बताया और उसी से हम आगे फर्दर एक्सप्लेन कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए रिलेटिव में कोई कंपाउंड्स हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है CO। कार्बन मोनोऑक्साइड का हम क्या लेंगे? CO। अब इस CO में देखिए कार्बन का जो मास है, कार्बन के मास और ऑक्सीजन, इन दोनों कंपेयर करके ये बताया
जैसे हम अगर ये मान लेते हैं कि कार्बन का मास को हमने 3 कर दिया और ये हो गया 4, कैसे होगा? कार्बन हो गया आपको 12, ऑक्सीजन का कितना है 16:2, तो ये हो गया 3:4। तो कार्बन कितना हो जाएगा 3/4 होगा, और ऑक्सीजन कितना आ गया 4/3 होगा। किसके? तो ये कार्बन। इस तरह से इसको हम रिलेट करके और उसके होल नंबर्स को बनाया और इसका नाम दिया यूनिफाइड मास। और यूनिफाइड मास एंड द साइंटिस्ट used ऑक्सीजन एज ए रिफरेंस एलिमेंट। ऑक्सीजन को रिफरेंस एलिमेंट्स के रूप में 1/16 ऑफ ए 16th को क्या लिया? ऑक्सीजन एटम्स, दैट इज एज ए रिफरेंस एलिमेंट। कहेंगे क्यों लिया? व्हाई ऑक्सीजन इज यूज्ड एज ए रिफरेंस एलिमेंट? दिस इज ड्यू टू, फर्स्ट उसका कॉज था आपको, ये ऑक्सीजन ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स एंड कंबाइंस विद ए मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स। जनरली जितने भी समय प्रेजेंट्स थे सभी एलिमेंट्स से वो रिएक्शन कर लेता था। अब रिएक्शन करते थे उसका हम आसानी से रेशियो फाइंड आउट कर लेते। सेकेंड है कि जो एलिमेंट्स थे उनको उनके मास को हम 1/16 ऑफ ऑक्सीजन एटम से क्या ऑब्टेन कर लिया? इन ए होल नंबर्स, होल नंबर में उनके मास को फाइंड आउट कर लेते थे। दिस इज ड्यू टू इन ए ऑक्सीजन यूज्ड एज ए रिफरेंस एलिमेंट। इनिशियली ऑक्सीजन को एज ए रिफरेंस एलिमेंट इन 1961 में कार्बन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एज ए रिफरेंस एलिमेंट। अब यहां भी आपको ये ध्यान देना है कि जो कार्बन को रिफरेंस एलिमेंट्स के रूप में क्यों लिया। अब इसके पीछे भी रीजन था कि कार्बन फॉर्म्स द मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स। नाउअडेज about 3 billions of a, more than 3 billions of a compounds, carbon compounds. Carbon forms compounds that is equal to the compound formed by other elements. फर्स्ट तो आपका यही है रीजंस। सेकेंड आप देंगे इसको जो आपको रिलेटिव किया गया उससे क्या ऑब्टेन्ड हुए? इन whole number, is obtained in a whole numbers, and that causes carbon 12 is used as a reference element. अब इसको एक और आपको है कि इसके जो मासेज थे, मासेज में 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स थे, 12 होते हैं। और जनरली जो कार्बन आपको ऑब्टेन्ड होते हैं उसके अंदर C12 होता है, एंड दैट कॉजेज कार्बन 12 यूज्ड एज ए रिफरेंस एलिमेंट। रिफरेंस, इसको रिफरेंस के रूप में लिया गया कार्बन। क्लियर? यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एंड कार्बन 12 इज यूज्ड एज ए रिफरेंस एलिमेंट। एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट इसको हम बोलते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट। इसको अगर हम डिफाइन करें तो क्या कहते हैं? एटॉमिक मास यूनिट इज ए यूनिट इज द मास ऑफ ए 1/12 ऑफ द मास ऑफ ए कार्बन 12। कार्बन 12 that is the atomic mass units, 1/12 of the mass of a carbon 12। फर्दर उसी समय में आपको इसको और भी एक्सप्लेन करने के लिए मैंने क्या लिया? वाटर में लिया। पहले हमारे यहाँ जो ये यूनिट्स हैं उन यूनिट से पहले कंपेयर करके करते थे। जैसे आपको
1 लीटर दूध लेना है तो उसका एक मेजरमेंट था कि इतना दूध लोगे इतने चावल आपको मिल जाएगा, इतना गेहूं मिल जाएगा। ठीक उसी तरह से वाटरमेलन को उसने क्या किया, डिवाइड किया, और डिवाइड करके उसके 12 पार्ट कर दिए, और उसके जो 1 पार्ट्स हुए उसको क्या मान लिया, यूनिट्स। उसको क्या मान लिया, यूनिट्स। क्या आप देखते होंगे कभी क्या करते हैं, अभी भी कुछ जगहों पर आपको मिल जाता है, लेकिन जनरली ये है नहीं। जब हम स्टैंडर्ड को लेते हैं क्या मिलता है कि आपको स्टोन के टुकड़े को ले दिया, और उसके स्टोन को टुकड़े को लेकर और कह दिया कि 100 ग्राम है, और उसी से कंपेयर करके आपको कोई भी सामान आप लोगे उसको कंपेयर करके दे देगा। तो सेम उसने ये किया कि जो वाटरमेलन थे, वाटरमेलन को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और उसके सिंगल पार्ट को लेकर और उसी से उसके मास को मेजर किया। अब इसका नाम दिया फ्रूट मास यूनिट। इसको क्या बोला गया, FMU, फ्रूट मास यूनिट्स। एंड देन he also explains the average masses. एवरेज मास को कैसे फाइंड करते हैं कि द मास ऑफ एन एटम compared to the mass of a 1/12 of the mass of the carbon 12. That is called average atomic mass units. In this way, explain the mass of an atom. अभी जैसे हमने ये वर्ड्स यूज किए, देखिए कार्बन का कितना हमने कहा, 12 कहा, तो 1/12 ऑफ ए कार्बन का भी 12 है, ये कितना आ जाएगा, ये आपको कार्बन 12 C12, ये कितना होता है, ये हमारा कितना 1 यूनिट हो गया, और इसी को हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो कार्बन के लिए हमारा कितना हो जाएगा, ये 12 होगा, ये हमारा 12 यूनिट आपको आएगा। इन दिस वे explain the atomic masses. क्लियर, ओके। अब इसको हम आगे नेक्स्ट डे हम इसको करेंगे। क्लियर।